गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस का क्वेश्चंस देख रहे थे और उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। उससे संबंधित जो क्वेश्चंस मैट्रिकुलेशन में पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था क्वेश्चन नंबर 15 तक देखा था। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगेगा तभी आप वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या कीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए। चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन से दिख रहा है। क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन दिया गया है, ए नंबर में दिया एल्युमिनियम, बी में जिंक है, 3 नंबर में आपका लोहा है और 4 नंबर में मैग्नीशियम है। तो इनमें से ध्यान, जब आपका क्वेश्चन दे दे निम्नलिखित में से, तो आपका क्या करना है, इन्हीं में से आपको चुन करके बताना है। सबसे कम पूछा, निम्नलिखित में से अगर पूछा है तो इन्हीं में से चुन करके आपको बताना है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। दूसरा नंबर में कौन है, एल्युमिनियम है। तीसरा नंबर में कौन है, जिंक है। और चौथा नंबर में कौन है, लोहा। इन चारों में से चौथा नंबर में कौन आ रहा है, लोहा आ रहा है। हमें पूछा है सबसे कम, तो चौथा नंबर वाला हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका, लोहा। चलिए, इससे संबंधित हम कुछ देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा, अभिक्रियाशीलता हम लिख लेते हैं ना, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे घटते क्रमेण, सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा कौन आपका होता है, लिथियम होता है। उसके बाद कौन होता है, पोटेशियम होता है। उसके बाद कौन होता है, सोडियम होता है। आप याद करते जाइएगा, लिथियम, सोडियम, है ना, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। उसके बाद आपका क्या होता है, कैल्शियम। उसके बाद फिर आपका आ जाता है मैग्नीशियम आ जाता है। मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आ जाता है। एल्युमिनियम के बाद जिंक आ जाता है। जिंक के बाद आपका आ जाता है लोहा आ जाता है। लोहा के बाद आपका क्या आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता है ना, लोहा के बाद आपका क्या आता है, टीन आ जाता है। और टीन के बाद आपका आ जाता है प्लम्बम। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन। उसके बाद कौन सा आ जाता है आपका, हाइड्रोजन आ जाता है। आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन के फिर नीचे कौन हो जाता है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंस आप दीजिएगा, कॉपर होता है। उसके बाद आपका हाइड्रार गैरम होता है। उसके बाद आपका अर्जेंटम होता है। और उसके बाद आपका औरम होता है। और अंत में आपका क्या होता है, पीटी प्लेटिनम होता है। आप इसको याद करिएगा। सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा, तो आपका कौन हो जाएगा, लिथियम। बहुत सा बुक में लिथियम नहीं देता है, तो आपका क्या रहेगा, पोटेशियम रहेगा। उसके बाद क्या होता है, सोडियम। उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम। आप याद रखिएगा, ये तीनों जो होता है, ये तीनों क्या होता है, जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। कौन कौन, चारों, है ना। मैं यहाँ बात कर रहा हूं, ये चारों आपका जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। ये चारों आपका लिथियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जल के साथ, है ना, जल के साथ और अम्ल के साथ भी, है ना, जल और अम्ल दोनों के साथ तेजी से विक्रिया करता है। क्या करता है, तेजी से विक्रिया करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की बात करूं, एल्युमिनियम की बात करूं, जिंक की बात करूं, लोहा की बात करूं और ये टीन की बात करूं और प्लम्बम की बात करूं, तो ये क्या करती है, जल के साथ मंद अभिक्रिया करता है और अम्ल के साथ भी मंद अभिक्रिया करता है ना। दोनों के साथ मंद करता है, दोनों के साथ, ये दोनों के साथ क्या करता है, अत्यधिक करता है, तेजी से करता है। ये मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, है ना, टीन और प्लम्बम, ये क्या करता है, धीरे धीरे करता है। ये आपका हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन के नीचे जितना होता है, ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के नीचे जितना होता है, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें एक विशेष चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जैसे जो नीचे वाला धातु है, जो भी नीचे वाला धातु है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट है, तो ये नीचे वाला धातु है ना। और कॉपर सल्फेट के विलयन में अगर लोहा को हम अगर डाल देंगे, है ना, लोहा को डाल देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा, कम अभिक्रियाशील कौन है, कॉपर है। ये लोहा क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, आपका यहां से कॉपर सल्फेट से इसको कॉपर को हटा करके लोहा अपने स्थान ले लेगा। आपका क्या कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा, है ना। तो ये विस्थापित कर देता है, क्या करती है, विस्थापित करती है। अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, ये विस्थापित करके उसका विलयन, उसका सल्फेट का क्या करता है, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या दिया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका है, कार्बन की परमाणु संख्या है। कार्बन की परमाणु संख्या फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 6, सेकेंड में दिया गया 8, थर्ड में दिया गया आपका 9 और फोर्थ में आपका दिया गया है 11। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का। 9 किसका होता है,
फ्लोरीन का, और 11 किसका होता है आपका सोडियम का होता है। चलिए आपका आंसर मिल गया होगा, है ना। कार्बन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। चलिए आप ध्यान दीजिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए, कार्बन के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, है ना। कार्बन, कार्बन, कार्बन का संकेत क्या होता है ना। आप लिखते जाइएगा, याद कर दिया। कार्बन का संकेत होता है 6। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ध्यान दीजिएगा। इसका परमाणु भार कितना होता है, तो परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है ना। परमाणु भार इसका कितना होता है, 12 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो आप क्या लिखेगा, है ना, 2,4। ये आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 p2। ध्यान दीजिएगा, इसके बाह्यतम कक्ष में कितना रहेगा, है ना, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यहां से भी आप देख सकते हैं 4। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और जो बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इसकी 4 हो गई। अगर आपसे पूछे संयोजकता इसका कितना होता है, संयोजकता, है ना, संयोजकता ये कितना होता है इसका, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अगर आपसे पूछ देगा ये धातु है ये अधातु, बताइए ये धातु है ये अधातु, है ना, तो आप क्या बताइएगा, ये कैसा तत्व है, अधातु है। कैसा तत्व है, तो ये क्या है, अधातु है। या देखिए इसके अपर रूप कौन कौन से होते हैं, अपर रूप, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछते हैं। तो इसके मुख्य रूप से आपका 3 अपर रूप, आप याद रखिएगा 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपका हीरा, है ना, दूसरा इसका क्या होता है, ग्रेफाइट, और तीसरा कौन होता है, फुलेरिन, फुलेरिन। याद रखिएगा हीरा विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ, याद रखिएगा दुनिया के सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है। एकमात्र अधातु जो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। आप याद रखिएगा ये क्या होता है आपका, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। आप इतना को पूरा कीजिए, क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 18 में करा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया एल्केन कहलाता है, एल्काइन कहलाता है, एल्किन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिबंधन वाला एल्काइन होगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। जो समझिएगा सबसे पहले हाइड्रोकार्बन, है ना, हमें समझना है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप किससे कहिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन जिसमें क्या होता है, वैसा तत्व जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आप याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है आपका संतृप्त, ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। याद रखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एक समूह होता है जिसका नाम क्या है, एल्केन। क्या नाम है, एल्केन। आप याद रखिएगा एल्केन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है, सिंगल बॉन्ड रहता है, यानी कि एकल बंध रहता है। क्या रहता है, एकल बंध रहता है। क्या रहता है, एकल बंध रहता है। अब मैं बात करता हूं असंतृप्त का, तो असंतृप्त में आपका क्या होता है, 2 होता है। कौन कौन होता है, एक होता है आपका एल्किन होता है, एल्किन समूह होता है, और दूसरा क्या होता है, एल्काइन होता है। आप याद रखिएगा इसका
सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है, और एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है ना। इसमें आपका क्या रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, मतलब द्विबंधन रहता है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड रहता है, द्विबंधन रहता है, याद रखिएगा, है ना। और इसमें आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिबंधन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से, है ना, त्रिबंधन किसमें होता है, तो त्रिबंधन किसमें होता है, एल्काइन में होता है। क्या होता है, एल्काइन में होता है। जैसे मैं एक एक एग्जांपल लेकर के आपका बताता हूं। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एल्केन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मीथेन, है ना, ले रहा हूं मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4 होता है। इसमें कार्बन कितने होते हैं, 1, है ना, और हाइड्रोजन कितना होता है, 4। तो आप ये जो बॉन्ड देख रहे हैं, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, ये बॉन्ड क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड है। क्या है, सिंगल बॉन्ड है। दूसरा मैं इसका लेता हूं, एल्किन का लेता हूं। एल्किन का मैं यहां लिख देता हूं, आपका लिखता हूं एथीन, है ना, एथीन। एथीन का सूत्र क्या होता है, C2, N का मान कितना, क्या 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, C4 हो जाएगा। इसको आप बनाइएगा तो कार्बन की संख्या कितनी आपका है, 2, तो इनमें बॉन्ड कितना होता है, 2। इसको कितना कार्बन चाहिए, इसको कितना कार्बन चाहिए, तो इसको कार्बन चाहिए 4, तो 2 1 3 1 4, इतना 4 कार्बन हो गया। इसको भी कितना कार्बन चाहिए, 4। टोटल कितना है, 4 हाइड्रोजन है। टोटल कितना है, 4 हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4। तो यहाँ 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड है, 2। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्किन। अगला हम आते हैं इसमें, है ना, हम लोग आते हैं, चलिए एथिलीन, है ना, तो इसको कहते हैं चलिए इसका हम बना देते हैं C2H, कितना हो जाएगा, 2। तो इसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना बॉन्ड रहेगा आपका, 3 रहेगा। कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसका कितना हो गया, 2 2 कितना हो गया, इससे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गया। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच बॉन्ड कितना हो गया आपका, 3 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइन, एथाइन, है ना, क्या नाम हो जाएगा, एथाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ देखा एथीन का सूत्र C2H4, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड। यहाँ मैंने देखा एथाइन, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ मैंने देखा मीथेन, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो सही आंसर के अनुसार से आपका क्या हो जाएगा, एल्काइन समूह का क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। आप इसका भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कई बार पूछता है एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र और एल्काइन का समान सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन में दिया है OH है, CHO है, COOH है या CO है। चलिए हम लोग सबसे पहले समय लेते हैं, उसके बाद आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर आपसे मिल जाएगा, है ना। एथेनॉल समझिएगा, एथेनॉल, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। यही इसका क्या है, क्रियाशील मूलक है, क्रियाशील मूलक है ना, क्या है, क्रियाशील मूलक है। तो आपसे पूछ देगा एथेनॉल में क्रियाशील मूलक कौन है, OH है। क्या है, OH है। आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। समझिएगा एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब यह शराब आप समझते हैं जो है ना, शराब, शराब में क्या होता है, एथेनॉल होता है। जब आपका बन जाता है मीथेनॉल, ध्यान देगा, मीथेनॉल, तो मीथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा, CH3OH। याद रखिएगा ये होता है जहरीला, ये क्या होता है, जहरीला होता है। हम लोग कई एक बार जो सुनते हैं, न्यूज में सुनते हैं, कई एक बार बिहार में ऐसी घटना घट चुकी है ना, कि शराब पीने से लोग मर गया, अंधा हो गया, है ना। तो वो एथेनॉल नहीं होता है, वो क्या होता है, मेथेनॉल होता है ना। मेथेनॉल की मात्रा क्या बन जाती है, उसमें अत्यधिक हो जाती है, वो क्या होता है, जहरीला होता है। सबसे पहले उससे नुकसान क्या होता है, अंधापन होता है, और ज्यादा पीने से और क्या होता है, पागलपन हो जाता है, और ज्यादा जो डोज मात्रा में लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखिएगा, है ना, एथेनॉल आपका शराब होता है, मिथेनॉल एक क्या होता है, जहरीला पदार्थ होता है, जिसे आप लेने से क्या हो जाते हैं, अंधापन हो जाते हैं, पागलपन हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। आप याद रखिएगा इसका OH का नाम क्या है, सभी को आप लिख लीजिएगा, क्रियाशील समूह आप लिख लीजिएगा, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो आपसे पूछ देगा एल्कोहल का क्या होता है, OH। इसका क्रियाशील समूह क्या, एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र ही क्या होता है, OH होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल OH। आपको एल्कोहल बोलेगा या हाइड्रोक्सिल बोलेगा, उसका सूत्र क्या होता है, OH होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है,
एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड का क्या होता है, तो CHO होता है। क्या होता है, CHO होता है। कीटोन याद रखिएगा, कीटोन, कीटोन का क्या होता है, CO होता है। क्या होता है, कीटोन का CO होता है, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। उसके बाद हम लोग आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है। एमिनो का क्या होता है, एमिनो, है ना, एमिनो का क्या होता है, NH2 होता है। क्या होता है, एमिनो का NH2 होता है। नाइट्रो का क्या होता है, नाइट्रो का क्या होता है, नाइट्रो का होता है NO2 होता है। क्लोरो का क्या होता है, क्लोरो का क्या होता है, Cl होता है ना। ब्रोमो का क्या होता है ना, ब्रोमो, ब्रोमो का क्या होता है, Br होता है। आइडो का क्या होता है, आइडो, आयोडीन, आइडो का क्या होता है, आई होता है। फ्लोरो का क्या होता है, फ्लोरो का क्या होता है, तो आप याद रखिएगा F होता है। ये सभी क्रियाशील समूह हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बार जो आपका पूछता है वो क्या पूछता है, एल्कोहल पूछता है ना, एल्कोहल पूछता है। और क्या पूछता है, एल्डिहाइड पूछता है, कीटोन पूछता है, कार्बोक्सिलिक पूछता है। ये हमेशा आपसे पूछता है। ये तो बहुत आसान आपका है, नाइट्रो, नाइट्रोजन वाला, एमिनो, है ना, एमिनो, है ना, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल का सूत्र ही होता है NOH2 उसमें रहता है ना, आप याद रखिए। क्लोरो माने क्लोरीन, ब्रोमो माने ब्रोमीन, आयोडो माने आयोडीन, फ्लोरो माने फ्लोरीन होता है ना। आप मुख्य रूप से आप याद रखिएगा, एल्कोहल को आप याद रखिएगा, है ना, एल्डिहाइड आप याद रखिए, कीटोन याद रखिए, और कार्बोक्सिलिक अम्ल याद रखिएगा, है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या दिया, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। पहला आपका दिया है द्वार कोशिका, सहचर कोशिका, है ना, चालनी कोशिका और मूल रोम दिया। मैं यहाँ ऑप्शन को डील नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं उससे संबंधित भी क्वेश्चंस देख रहा हूँ जो आपका आएगा, फिर आगे मैं देखूंगा तो चारों ऑप्शंस को भी मैं डील कर लूंगा, है ना। लेकिन अभी सबसे पहले मैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछते हैं मैं उसी के बारे में देख रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वार सेल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, द्वार कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं। समझिएगा, इससे संबंधित आंसर तो आपका मिल गया ए। समझिएगा स्टोमाटा क्या होता है, समझिएगा, तो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, पत्तियों में, पत्तियों में छोटे छोटे, आप लिखते जाइएगा, है ना, छोटे छोटे, या स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, छिद्र को क्या हम लोग कहते हैं, है ना, एस्टोमाटा कहते हैं, एस्टोमाटा, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। आप याद रखिएगा, तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तना में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पत्ती में जो होता है उसको रंध्र कहते हैं, तना में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बात रंध्र कहते हैं, है ना। पत्ती में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, तना में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बात रंध्र कहते हैं। आप याद रखिएगा, पौधा में ध्यान दीजिएगा, पौधों में, है ना, पौधों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ना, आदान प्रदान होता है, वह कैसे होता है, तो एस्टोमाटा से होता है। कैसे होता है, एस्टोमाटा से, यानी कि किससे होता है, रंध्र से होता है। किससे होता है, रंध्र से होता है, एस्टोमाटा से होता है। हालांकि मैं बाद में बात करूंगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा श्वसन, और जब प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन आएगा तब मैं उसकी बात करूंगा। आप याद रखिएगा, ये एस्टोमाटा खुलता कब है ना, एस्टोमाटा, है ना, एस्टोमाटा खुलता कब है ना, खुलता कब है, आप याद रखें, एस्टोमाटा कब खुल जाता है और कब बंद हो जाता है, जब यह क्या करता है, जल को अवशोषित करता है ना, जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, अवशोषित करेगा, है ना, जल को अवशोषित करेगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाता है। क्या होता है, फूल जाता है ना, फूल जाता है, और वह क्या हो जाता है, खुल जाता है। लेकिन जब वह क्या करता है, जल को क्या करता है, बाहर निकाल देता है ना, एस्टोमाटा बंद कब होता है, एस्टोमाटा बंद कब होता है, कब होता है, तो आप याद रखिएगा, है ना, जब जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यानी कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो जाती है ना, बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या जाता है, सिकुड़ जाता है। तो इसको ये खुलने, जल का बाहर जाना और जल को अंदर जाना, जब ऐसे होते रहता है तो ये बनते रहता है, बंद होता रहता है और
खुलते रहता है। तो इसका नियंत्रण कौन करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल करता है। कौन करता है, गार्ड सेल करता है। ये कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ध्यान दीजिएगा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, ग्लोमेरुलस होता है या निलय होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। चलिए हम लोग समझते हैं और इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन लिख लेते हैं जो और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, है ना। आपसे पूछ देगा वृक्क, वृक्क का मतलब क्या होता है, किडनी, याद रखिएगा किडनी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, है ना। वृक्क, किडनी या गुर्दा के अगर आपसे पूछ दे, है ना, रचनात्मक, है ना, एवं क्रियात्मक इकाई, एवं क्रियात्मक इकाई, है ना, तो आप याद कर लीजिएगा क्या होता है ना, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, आप याद रख लीजिएगा। दूसरा, अगर आपसे पूछ दे, है ना, तंत्रिका तंत्र, ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र के, है ना, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, तो आप याद कर लीजिएगा क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। अगर आपसे पूछ दे शरीर के, है ना, शरीर के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, है ना, क्रियात्मक इकाई, तो आप क्या याद कर लीजिएगा, कोशिका। क्या याद कर लीजिएगा, कोशिका। अगर आपसे पूछ दे पर्यावरण का, ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण या वातावरण, है ना, वातावरण के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, तो आप क्या याद कर लीजिएगा, आप याद कर लीजिएगा पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, इतना आपका याद हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र आप याद कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है ना, प्रमुख उत्सर्जी अंग, प्रमुख उत्सर्जी अंग आपसे पूछ दे तो आप याद रख लीजिएगा किडनी। कौन होता है, किडनी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क भी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। चलिए इससे संबंधित और हमको लोग कुछ लिख लेते हैं, है ना। वृक्क या किडनी का कार्य क्या होता है ना। चलिए कहाँ लिख दूं, नीचे लिख दो, चलिए इधर लिख देते हैं, है ना। किडनी का कार्य, है ना, किडनी का कार्य, किडनी का कार्य क्या होता है, तो आप क्या लिख दीजिएगा, किडनी के कार्य में आप लिख लीजिएगा, है ना, रक्त को छानना, रक्त का छानना, रक्त के छानने का कार्य कौन करता है, किडनी। शुद्धिकरण की बात करें, शुद्धिकरण की बात करें तो शुद्धिकरण करने का कार्य करता है फेफड़ा। आपसे ये भी पूछता है किडनी का आकार, है ना, किडनी का आकार कैसा होता है, कैसा होता है, तो सेम के बीज के जैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है, सेम के बीज के आकार का होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इतना ही जानते हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस देखते हैं ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चंस आपका क्या दिया गया है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। एक ऑप्शन आपका दिया है वृक्क यानी कि किडनी, जिसको हम लोग बोले गुर्दा, है ना। दूसरा दिया है रक्त, तीसरा दिया है श्वेत ग्रंथि और चौथा दिया है अग्नाशय। अभी मैंने बताया था इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वृक्क हो जाएगा, यानी कि किडनी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने तो यहाँ अभी बता दिया था, है ना, मनुष्य का या मानव का, है ना, मानव का, है ना, प्रमुख उत्सर्जी अंग, है ना, उत्सर्जी अंग आपसे क्या बोला, तो आप याद रखिएगा किडनी होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं गुर्दा, या इसी को हम लोग बोलते हैं वृक्क बोलते हैं। ये रहता कहाँ है, ध्यान दीजिएगा, ये रहता कहाँ है, तो आप याद रखिएगा ये हमारे कहाँ रहता है, उदर गुहा में रहता है।
कहाँ रहता है, उदर गुहा। ध्यान दीजिएगा, उदर का मतलब क्या होता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं जो पेट का जो नीचे का जो भाग होता है, ये पूरा जिसमें पेट रहता है, छोटी आंत रहता है, आमाशय रहता है, ये पूरा क्या कहता है, उदर कहलाता है। सीने वाला भाग क्या कहलाता है, बक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, बक्ष। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य गुहा, बक्ष गुहा, उदर गुहा। और उदर गुहा के नीचे जहां हम लोग क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, गर्भाशय वगैरह, महिलाओं में गर्भाशय वगैरह ये सब जो होता है वो क्या किस में होता है, श्रोणी भाग में होता है। क्या होता है, श्रोणी भाग में होता है। तो ये कहाँ रहता है, आपका उदर में रहता है। सबसे पहले आप ये समझिए, ध्यान दीजिएगा कि हम लोग उत्सर्जन किसे कहते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं ये समझिएगा, है ना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो श्वसन की क्रिया होता है या पाचन की क्रिया होता है, आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण या अवकरण, या आप कह सकते हैं हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होता है उन क्रियाओं के बाद, है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ, जो विषैला पदार्थ बनता है ना, उसी को निकालने की प्रक्रिया को, है ना, उसी को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन पदार्थ कहते हैं। और जिस अंग से निकलता है ना, जिस अंग से निकलता है, जो जो अंग इसमें भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं उत्सर्जी अंग कहते हैं। और जो जो पदार्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर से कुछ लिख लीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थ लिख लीजिएगा, है ना। क्या लिख लीजिएगा, उत्सर्जी पदार्थ, है ना। उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से क्या क्या चीज निकलते हैं जो ध्यान दीजिएगा। तो हमारे शरीर से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ है, कोई यूज नहीं है उसका, है ना। आप कह सकते हैं वाष्प हमारे शरीर से निकलता है, इसका भी कोई काम नहीं है। हमारे शरीर से बलगम निकलता है ना। बलगम का मतलब हुआ जो हम लोग खखार फेंकते हैं ना इस प्रकार करके जो हम लोग खखार फेंकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर से क्या निकलता है, सीबम, है ना। सीबम ये क्या होता है, हम लोग देखते हैं ठंडा के दिनों में भी जब हम लोग कोई तीखा चीज खाते हैं तो यहाँ पे, है ना, हमारी नाक पे क्या आती है, पसीना टाइप का जो आ जाता है, वो पसीना नहीं होता है, वो क्या होता है, सीबम होता है। क्या होता है, सीबम होता है, वो पसीना नहीं होता है, आप याद रखिएगा, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीबम कहते हैं। उसके बाद और हमारे शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। क्या निकलता है, पसीना निकलता है। पसीना के साथ हमारा क्या निकलता है, नमक निकलता है। क्या निकलता है, नमक निकलता है। फिर अपच भोजन जो होता है, अपचा भोजन, अपचा भोजन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मल कहते हैं, है ना। और हम लोग क्या निकलता है ना, मूत्र, है ना। इसमें क्या रहता है, यूरिया भी रहता है। क्या रहता है, यूरिया रहता है। ये सब हमारे क्या है ना, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। आप याद रखिए हमारा उत्सर्जी अंग कौन कौन से होता है, तो आप याद रखिए फेफड़ा, है ना। फेफड़ा हमारा उत्सर्जी अंग है और इससे क्या क्या चीज निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी से निकलता है, आपका वाष्प इसी से निकलता है, आपका बलगम क्या निकलता है, इसी से निकलता है। आप तो बोलिएगा सर मुंह से निकलता है, हम लोग किससे निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुंह से निकालते हैं, नाक से नहीं। जी नहीं, नाक आपका एक रास्ता है, मुंह आपका एक क्या है, रास्ता है ना। फेफड़ा अगर नहीं रहेगा तो आप खखार नहीं निकाल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना तो वो क्या निकाल पाता है, नहीं निकाल पाता। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना, है ना। त्वचा से क्या क्या चीज निकलता है, त्वचा से आपका निकलता है पसीना निकलता है, पसीना निकलता है। और क्या निकलता है, नमक निकलता है। पसीना के साथ साथ क्या निकलता है आपका, नमक निकलता है ना। किडनी, ध्यान दीजिएगा, किडनी से क्या निकलता है, किडनी से क्या आपका निकलता है, यूरिया, है ना, यूरिया। इसमें क्या रहता है, मूत्र, क्या होता है, मूत्र। बड़ी आंत से आप क्या निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में क्या रहता है आपका, मल, है ना, मल यानी कि अपच भोजन। आपसे ये भी पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है या उत्सर्जी पदार्थ है। तो आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प, बलगम, सीबम, पसीना, नमक, अपच भोजन, मल, मूत्र, यूरिया, है ना। फेफड़ा से क्या क्या चीज निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाष्प निकलता है, बलगम निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है, नमक निकलता है, और सीबम भी आप लिख सकते हैं, यहीं से निकलता है। किडनी से यूरिया या मूत्र निकलता है। बड़ी आंत से आपका क्या निकलता है, मल निकलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर में, है ना। एंड्रोजन क्या है ना, क्या है एंड्रोजन, क्या है, नर लिंग हार्मोन है, मादा लिंग हार्मोन है, पाचक रस है, या इनमें से सभी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, नर लिंग हार्मोन है। आप इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एंड्रोजन आप समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। एंड्रोजन आप लिख लीजिएगा। एंड्रोजन क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, हार्मोनों का समूह है। याद रखना, हार्मोनों का समूह
है ना। ये हार्मोनों का समूह है जिसका मुख्य रूप से में एक हार्मोन्स होता है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहते हैं। इसका मुख्य जो हार्मोन होता है वो क्या होता है ना, टेस्टोस्टेरोन, है ना, टेस्टोस्टेरोन होता है ना। ये क्या होता है याद रखिएगा, नर लिंग हार्मोन है, नर लिंग हार्मोन है, क्या है, नर लिंग हार्मोन है। इसका कार्य क्या होता है आप याद रखिएगा, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो आप याद रखिएगा ये क्या करता है, पुरुषों में द्वितीय लैंगिक लक्षण, है ना, पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, है ना, लैंगिक लक्षण को उत्प्रेरित करता है, क्या करता है, को विकसित करने में, है ना, विकसित करने में क्या करता है, उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है ना। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है ना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है, ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होता है याद रखना, है ना। आप याद रखिए द्वितीयक लैंगिक जैसे आवाज भारी होना, है ना, आवाज भारी होना, लड़कों का आवाज क्या होता है जब वो प्यूबर्टी एज में जाता है, यानी कि यौवना प्राप्ति जब होता है, कब होता है, तो आप याद रखिएगा 13 से 14 साल में लड़कों में, और लड़कियों में कब होता है, तो ऐसे तो आपका बुक देता है ना 11 से 12 साल, लेकिन आज बहुत सारे रीजन के कारण से, लेकिन आप याद रखिएगा लगभग 12 साल में हो जाता है, लड़कों में 2 साल बाद होता है ना। आप याद रखिएगा लड़कियों में ये क्या होता है, आपका 40 से 45 साल के बाद हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी कि अंडाणु का बनना बंद हो जाता है, आखिर में वो बाद में बात करूंगा। लेकिन लड़कों में क्या होते हैं कि स्पर्म का बनना क्या होता है, जीवन पर्यंत होते रहता है जब तक कि उसका डेथ नहीं होता है ना। आवाज भारी होना ये क्या है, एक द्वितीयक लक्षण है, कंठ का फूटना, है ना, कंठ का फूटना, है ना, कंठ का फूटना। आप देखते होंगे लड़कों का कंठ, ये जो कंठ होता है वो निकला हुआ होता है, निकल जाता है ना, लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, शरीर के है ना अंगों पर बाल आना, शरीर के अंगों पर बाल आना, है ना, शरीर के अंगों पर बाल आना। फिर आप ये भी कह सकते हैं आपका मुछ और दाढ़ी, है ना, मुछ, है ना, दाढ़ी, मुछ दाढ़ी का निकलना, मुछ दाढ़ी का निकलना, ये इसका क्या होता है ना, मुख्य रूप से कार्य होता है, टेस्टोस्टेरोन का मुख्य रूप से क्या होता है, कार्य होता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, इससे संबंधित कुछ और बातें मैं लिख देता हूं, है ना, चलिए क्लियर कर देता हूं। आप यहां पे ये भी समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, आप ये समझिए आपका महिलाओं में एक हार्मोन से निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलता है एंड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। ये क्या होता है, यह भी हार्मोनों का समूह होता है, याद रखिएगा हार्मोनों का क्या होता है, समूह होता है, जिनमें से कई एक हार्मोन निकलता है, जिनमें से कई एक हार्मोन निकलता है। जैसे में मैं यहाँ एक हार्मोन का नाम लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा महिलाओं में जो पाया निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या होता है, तो ये जब निषेचन की क्रिया हो जाती है, याद रखिएगा निषेचन की क्रिया हो जाती है तब ये हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, क्या करता है, ये रिलीज होता है, और ये क्या करती है, गर्भाशय के आंतरिक भित्ति को अपरा का निर्माण, है ना, ये सब क्रिया कौन करती है, यही हार्मोन्स करती है। इसके बाद आप एक और हार्मोन का आप नाम लिख लीजिएगा, इसमें पाया जाता है, कौन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, बेबी को, है ना, बेबी आराम से हो, है ना, बेबी आराम से गर्भाशय से बाहर निकल जाए, ये हार्मोन कौन कार्य करता है, रिलैक्सिन हार्मोन करता है। एक आप और हार्मोन लिख लीजिएगा आप, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह क्या करता है, दुग्ध को, है ना, महिलाओं में जब बेबी पलते रहता है तो उसके अंदर, है ना, बेबी बनते रहता है, बेबी पलते रहता है, तो है 9वें माह में जो दूध बनना शुरू होता है, तो दूध बनने का कार्य कौन करता है, कौन सा हार्मोन कार्य करता है दूध को बनने में, तो आप याद रखिए लैक्टोजेनिक करता है दूध के बनाने में, है ना, दूध के बनाने में लैक्टोजेनिक करता है कार्य। और दूध को बाहर निकालने में कौन सा कार्य करता है, ऑक्सीटोसिन करता है, ऑक्सीटोसिन करता है दुग्ध स्राव में,
दुग्ध स्रावण, यानी कि दूध को बाहर निकालना। जैसे हम लोग ये भी देखते हैं कि कोई गाय भैंस अगर दूध नहीं देता है ना, या उनके बच्चे क्या होते हैं डेथ हो जाते हैं, तो इंजेक्शन जो दिया जाता है दूध को दूहने के पहले, उसमें कौन सा दवाई होता है, तो आप याद रखिएगा ऑक्सीटॉक्सिन दवाई होता है। तो आपसे पूछ देगा कि दूध बाहर कैसे निकलता है, तो ऑक्सीटॉक्सिन के कारण से बनता है। किसके हार्मोन कारण से, तो लैक्टोजेनिक के कारण से। और बेबी बाहर रिलीज होने के लिए कौन सा हार्मोन है, तो रिलैक्सिन हार्मोन है। और ये निषेचन के बाद है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब ये हार्मोन कार्य करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। और एस्ट्रोजन क्या होता है, ये होता है आपका मादा हार्मोन होता है। क्या होता है, मादा लिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। जो क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, आपका हार्मोन्स होते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय है ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो तब इसका आंसर क्या होगा, उपचयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं, है ना। आइए, उपचयन है ना, उपचयन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऑक्सीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में होगा क्या, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की जब वृद्धि बोले तो ऑक्सीकरण या उपचयन। दूसरा, हाइड्रोजन की कमी, क्या हो, हाइड्रोजन की कमी हो। जब हाइड्रोजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी होगी, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगा, आपका उपचयन कहलाएगा, या ऑक्सीकरण का। जैसे एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये कैसी अभिक्रिया, ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जुट रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा ऑक्सीकरण कहलाएगा, या उपचयन कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं हाइड्रोजन वाला ले लेता हूं, जैसे आपका लिया H2S में, है ना, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके तो ये क्या बनाया, HCl बनाया, और यहां से आपका क्या हो गया, सल्फर अलग हो गया। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, किसकी कमी हो रही है, ध्यान रहे, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इससे हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसी, आपका है उपचयन का उदाहरण है। दूसरा अगर मैं यहाँ देख लेता हूं, आपका अपचयन, है ना, अपचयन, अपचयन का मतलब आपका क्या हो गया, अबकरण। क्या हुआ, अबकरण, है ना, अबकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें क्या होता है, तो आप याद है, ऑक्सीजन की कमी होती है, उल्टा आप याद रखिए, ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन की वृद्धि H2 + Cl2 आपका क्या बन गया, आपका है ना HCl 2HCl। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, जुट गया, है ना। दूसरा एग्जांपल हम लोग ये भी देख सकते हैं, आप एक एग्जांपल आप ले लिए CuO + H2, है ना, जब उसको उष्मा दिया जाता है, गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है, बन जाता है, जल बन जाता है। तो ये कैसी अभिक्रिया आपकी कहला जाएगी, आपकी हो जाएगी, आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। जब दो अभिक्रियाएं, ध्यान देना, उपचयन और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ में होती है, जिसमें क्या होता है, उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप एक दो एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, जैसे H2 और O2 मिल करके क्या बन गया, H2O जल बन गया। ये आपका कैसी अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, आप याद कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका दिया गया 25 नंबर, अम्ल का पीएच मान होता है, क्या दिया गया ऑप्शन, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14 होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। कितना होता है, 0 से 7 के बीच होता है, यानी कि 7 से कम होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग इससे संबंधित कुछ लिख लेते हैं। अम्ल, ध्यान दीजिएगा, अम्ल का पीएच मान, ध्यान दीजिएगा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है ना। आपसे पूछ देगा क्षारक या क्षार का, है ना, पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 7 से ज्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, उदासीन विलयन, है ना, उदासीन विलयन या लवण का,
है ना, लवण का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखिएगा 7 होता है। चलिए आप ये भी याद रख लीजिए कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, पीएच स्केल का खोज किसने किया था, है ना, तो आप बता सकते हैं किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। कब किया था, तो कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1909 ईस्वी में किया था। चलिए आप ये भी लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है ना, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, तो आप लिखिए पी का मतलब होता है पावर होता है या पोटेंज होता है, क्या होता है, पोटेंज होता है, क्या होता है, पोटेंज, शक्ति बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं पुषांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्ति या पुषांक। और एच का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन, एच का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन। तो आपका पीएच में पूछेगा, पीएच में पी का मतलब क्या होता है, पावर या पोटेंट, शक्ति या पुषांक, और पीएच में एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। तो पीएच का पूरा अर्थ क्या हो गया, पीएच का पूरा अर्थ क्या हो गया, है ना, हाइड्रोजन की शक्ति, क्या होगी, हाइड्रोजन की शक्ति, क्या होगी, हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की पुषांक हो गया। आपसे ये भी पूछेगा पीएच स्केल में, है ना, पीएच स्केल में कहां से कहां तक रहता है, तो 0 से लेकर के 14 तक के रहता है, कहां रहता है, पीएच स्केल में मान जो रहता है कहां से कहां तक रहता है, तो आप देखिएगा 0 से लेकर के 14 तक लिखा रहता है, 0 से लेकर के कहां तक रहता है, 14 तक लिखा हुआ रहता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन आपका है घेंघा रोग होता है, दूसरा है मधुमेह रोग होता है, तीसरा स्कर्वी रोग, और चौथा आपका दिया है एड्स। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। चलिए हम लोग जान जाते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आयोडीन, है ना, आयोडीन, है ना, आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसे हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो गला होता है, हमारे जो गला होता है, उस गला में एक क्या पाया जाता है, आपका ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ग्रंथि पाया जाता है। उस ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, एक हार्मोन निकलता है ना, एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन नाम है ना, थाइरोक्सिन नाम होता है, थाइरोक्सिन, है ना, थाइरोक्सिन नाम होता है। इस थाइरोक्सिन को क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। जब यही आयोडीन, और आयोडीन होता कहाँ है, नमक में। हम लोग जब भोजन लेते हैं तो उसमें कहता आयोडीन नमक युक्त खाइए, जिसमें आयोडीन है वही नमक को आप खाइए, अन्यथा नहीं खाइए। तो आयोडीन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो थायरॉक्सिन ग्लैंड के लिए। जब उसको आयोडीन नहीं मिलता है तो क्या होता है, फूल जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, गला भारी हो जाता है, पूरा फूल जाता है ना। दूसरा आपका क्या क्या था, इंसुलिन, ध्यान दीजिएगा, है ना, इंसुलिन, इंसुलिन, है ना, इंसुलिन की कमी से आप याद रखिएगा, है ना, मधुमेह रोग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, है ना, चीनिया की बीमारी कहते हैं। यानी कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने के कारण से हमें यह कौन सी बीमारी होती है, चीनिया की बीमारी होती है। चीनी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें आलू और चावल खाने की मना किया जाता है। ये कहां से स्रावित होती है, तो आपके अग्रनाशय से निकलती है। कहां से निकलती है, अग्रनाशय के जो लैंगर हैंक्स की द्वीपिका होती है उससे निकलती है ना। तो इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है, आप कह सकते हैं मधुमेह या चीनिया की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है। तीसरा आप क्या है, विटामिन सी है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की कमी से आपका क्या होता है, एस्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एस्कर्वी होता है, क्योंकि विटामिन सी में एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है ना। कौन सा एसिड पाया जाता है, एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है, इसलिए कहा था। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किसे पाया जाता है, आंवला में, है ना, आंवला में। खट्टे पदार्थों में से विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है, इसलिए आंवला को खाना चाहिए और इसको दूर करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में अगर कमी हो जाएगा विटामिन सी, तो आपके दांत क्या होते हैं, पीले, ठोर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं ना, क्या होते हैं, ठोर फट जाते हैं, मसूड़े क्या होते हैं, सड़ने लगते, खराब होने लगते हैं ना। चलिए तीसरा है आपका एड्स है। क्या आपका है, एड्स, है ना। एड्स किसके कमी से होता है, HIV के कमी से होता है। यानी कि ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। किससे फैलने वाला रोग है, विषाणु से फैलने वाला रोग है ना। HIV का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ देगा तो क्या आप लिखिएगा, ह्यूमन, है ना, इम्यूनो, है ना, डिफिशियंसी,
है ना। अभी से क्या हो गया आपका वायरस, क्या हो गया वायरस। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछता है। एड्स का आप पूछ देगा तो आप एड्स का फुल फॉर्म आप क्या लिखिएगा, है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या लिखिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका क्या है, निम्नलिखित में से, है ना, प्यूटिट्री ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग बोलते हैं ना, प्यूटिट्री ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, इसी को हम लोग बोलते हैं, से निकलने वाला हार्मोन है निम्न में से कौन सा है। पहला आपका दिया है वृद्धि हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन और एंड्रोजन। तो मैंने आपको बता सकते हैं, पहले भी आप देख करके बता सकते हैं, थायरॉक्सिन तो यहाँ से निकलता है ना, थायराइड से निकलता है। इंसुलिन आपका कहाँ से निकलता है ना, आपके अग्रणाशय से निकलता है, लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलता है। एंड्रोजन आपका कौन सा ग्लैंड है, आपने अभी पढ़ा था, एंड्रोजन आप लोग पढ़ा था, जनन हार्मोन है, तो ये जनन ग्रंथि से निकलता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। चलिए आप सबसे पहले ये समझिएगा कि ये ग्लैंड होता क्या है, ग्रंथि होता क्या है, समझिएगा सबसे पहले, उसके बाद आसानी से आपसे बन जाएगा, है ना। ग्रंथि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में क्या होते हैं, दो प्रकार के ग्रंथि पाए जाते हैं, एक अंतः ग्रंथि, एक बाह्य ग्रंथि होता है ना। अंतः ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है, और बाह्य ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। याद रखिएगा, हार्मोन क्या होता है, ब्लड से टच करते हैं, लेकिन क्या होता है, एंजाइम आपके ब्लड से टच नहीं करते हैं। जैसे आप एंजाइम देखते होंगे कि हमारे लार में भी क्या होता है, एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है, टॉयलिन पाया जाता है, तो क्या वो आपके लार में ब्लड आता है, नहीं आता है ना, तो वो क्या होता है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां होती है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक कौन होते हैं आपका, बाह्य होता है, क्या होता है, बाह्य। एक क्या होता है आपका, अंतः होता है। अंतः से आपका क्या निकलता है, तो हार्मोन निकलता है, और बाह्य से क्या आपका निकलता है, एंजाइम निकलता है। क्या एंजाइम में जो निकलता है वो ब्लड टच होता है, नहीं होता। इसमें क्या होता है, ब्लड टच होता है, तो होता है। हमें यहाँ पर देखना है अंतःस्रावी ग्रंथि को देखना है, अंतःस्रावी ग्रंथि में ही ये आएगा, ध्यान दीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा बाबू, तो हार्मोन निकलेगा। याद रखिएगा, इनमें से मैं बात करता हूं, है ना, बहुत सारी हालांकि ग्रंथियां होती है, मैं सभी की चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा पीयूष ग्रंथि का, है ना। पीयूष ग्रंथि का ही दूसरा नाम आपका क्या देता है ना, प्यूटिट्री ग्लैंड हम लोग कहते हैं ना, है ना, प्यूटिट्री ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं, है ना। ये हमारे कहाँ होता है, तो हमारे माइंड में होता है, हमारे कहाँ होता है, माइंड में होता है। याद रखिएगा, इसे सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं। आपसे पूछेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो आप याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि क्या होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। हालांकि सबसे छोटी ग्रंथि आपका पीनियल ग्लैंड होता है ना, जिससे हमें क्या होता है, नींद आता है ना, जिससे हमें क्या होता है, नींद आता है, वो होता है। लेकिन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ये पूछा सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, ये जो आपका हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती है ना, तो उन सभी ग्रंथियों का भी कंट्रोल कौन करता है, तो पीयूष ग्रंथि करता है। यानी कि ग्रंथियों का मास्टर ये है, यानी कि अन्य सभी ग्रंथियों का भी कंट्रोल कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। ये भी आपसे पूछेगा मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो आप याद रखिएगा पीयूष या प्यूटिट्री कहते हैं, है ना, प्यूटिट्री ग्लैंड कहते हैं, आप याद रखिएगा। आप ये याद रखिएगा, मास्टर ग्लैंड से या मास्टर ग्लैंड या आप कह सकते हैं पीयूष से, है ना, पीयूष से क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। आप याद रखिएगा, जब क्या होता है, यौवन प्राप्ति के पहले, है ना, यौवन प्राप्ति के पहले, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि लड़कियों में 10-11 साल या 12 साल के पहले, और लड़कों में 13-14 साल या 15 साल के पहले। ध्यान दीजिएगा, जब वृद्धि हार्मोन अधिक निकलता है ना, वृद्धि हार्मोन बहुत ज्यादा निकल गया, है ना, वृद्धि हार्मोन क्या हो गया, बहुत ज्यादा निकल गया, तो एक बीमारी होता है ना, लंबेपन की बीमारी, लंबेपन की बीमारी हो जाती है ना, लंबेपन, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे आप देखे होंगे खली पहलवान, है ना, खली पहलवान जो क्या हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो ये आपका क्या करता है, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, गिगनेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं,
गिगनेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? गिगनेटिज्म कहते हैं। लेकिन जब यही बीमारी आपका क्या होता है, यौवन के बाद, यौवन प्राप्ति के बाद, मैं यहां लिख दूं, चलिए, है ना, यौवन प्राप्ति के बाद, है ना, ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा निकलता है, वृद्धि हार्मोन, है ना, ज्यादा निकलेगा, तब शरीर क्या हो जाता है, सुथूल हो जाता है, यानी भद्दा हो जाता है। क्या होता है? सुथूल हो जाता है, भद्दा हो जाता है ना, मोटा हो जाता है, अच्छा देखने में नहीं लगता है। तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, अतिकायता कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिकायता कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिकायता कहते हैं। एक पॉइंट और यहीं पे लिख दीजिएगा, है ना, यौवन प्राप्ति के पहले ही, है ना, यौवन प्राप्ति के पहले, है ना, के पहले ही जब ये वृद्धि हार्मोन क्या हो, कम निकले, क्या हो, कम निकले, तो कौन सा बीमारी हो जाता है, बौनापन हो जाता है। कौन हो जाता है? बौनापन होता है। आप देखते हैं जो बौना लोग होता है ना, जो बौना लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके यानी कि 12 साल 13 साल या 11 साल के पहले ही क्या होता है, उनका जो वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलने वाला होता है वो कम जाता है, बहुत मात्रा में कम जाता है, इसीलिए उसका हाइट नहीं बढ़ता है, वो क्या हो जाता है, बौना ही रह जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। इतना तो पता है कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, लेकिन किस विधि के द्वारा होता है। ए नंबर में है मुकुलन के द्वारा, बी नंबर में है विखंडन के द्वारा, और सी नंबर में है बीजाणु जनन के द्वारा, डी नंबर में है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विखंडन के द्वारा। और विखंडन में भी दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन होता है और बहुविखंडन होता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं जनन, है ना, ये जनन क्या होता है ना, चलिए समझ लेते हैं। जनन का मतलब होता है अपने जैसे संतान पैदा करना, अपने जैसे संतति या संतान पैदा करना, है ना, पैदा करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। और जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं और दूसरे को अलैंगिक जनन कहते हैं। याद रखें, लैंगिक जनन में, है ना, मादा, है ना, और नर की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में मादा और नर की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है, लैंगिक में मादा और नर की आवश्यकता होती है, अलैंगिक में मादा और नर की आवश्यकता नहीं होती है। आप याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन सामान्यतः एक कोशिकीय जीवों में होता है। किसमें होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो ये कौन कौन प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला विखंडन होता है, विखंडन, ये भी दो प्रकार के होता है। एक होता है द्विविखंडन, है ना, और एक होता है बहुविखंडन। क्या होता है, बहुविखंडन। आप याद रखिएगा अमीबा में कौन सा होता है, आप याद रखिएगा अमीबा में कौन सा होता है, द्विविखंडन, यानी कि विखंडन होता है। मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है ना, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है ना, प्लाज्मोडियम, है ना, ये क्या होता है, मलेरिया परजीवी, है ना, मलेरिया को फैलाने वाला जो होता है उसमें क्या होता है, बहुविखंडन होता है। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, मुकुलन किसमें होता है, ये हम देख लेते हैं ना। मुकुलन ये क्या होता है, मुकुलन किसमें होता है, तो आप याद रखिएगा हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में, और ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन होता है। हाइड्रा में और ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन होता है। ये हाइड्रा क्या होता है, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। ये ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। चलिए उसके बाद और एक मैं लिख लेता हूं, है ना, पुनरुद्भवन किसमें होता है, पुनरुद्भवन नीचे लिख दूं, चलिए यहां पर लिखते हैं ना, पुनरुद्भवन की क्रिया, या हम लोग कह सकते हैं, है ना, पुनर्जनन की क्रिया किसमें होती है, तो आप ये क्या, है ना, प्लेनेरिया और हाइड्रा में भी होता है ना, हाइड्रा में भी होता है। जैसे पुनरुद्भवन का मतलब होता है पुनः जन्म ले लेना। जैसे क्या होता है कि
आप छिपकली के पूंछ देखते होंगे, वो क्या होता है, कटने के बाद पुनः जन्म लेता है। स्टार फिश का जो भुजा देखते हैं वो भी क्या होता है, कटने के बाद पुनः जन्म ले लेता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं या पुनर्जनन कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 आपका कह रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, पुंकेसर बदलता है, स्त्री केसर बदलता है, अंडाशय बदलता है, बीजांड बदलता है ना। तो फूल का कौन सा भाग आपका फल में बदलता है, तो फूल का है ना आपका अंडाशय जो होता है वो क्या बदल जाता है, फल में बदलता है, और बीजांड किसमें बदलता है, बीज में बदलता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, फिर बारीकी से आप थोड़ा सा और इसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आप समझ लीजिएगा, समझने की आप कोशिश कीजिएगा, है ना। फूल का भाग जो फल में बदलता है वो तो आपका आंसर मिल गया, है ना। फूल का भाग है ना जो किस में बदलता है, फल में बदलता है, वो क्या होता है आपका, अंडाशय होता है ना। और बीजांड बदल जाता है बीज में। ध्यान दीजिएगा, फूल है ना, फूल का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, तो फूल का मुख्य रूप से कार्य होता है फल का निर्माण करना। क्या होता है, फल का निर्माण करना होता है। क्या होता है, फल का निर्माण करना होता है। आप याद रखिएगा, फूल के भाग कितने होते हैं, है ना, फूल के भाग कितने होते हैं याद रखिएगा। फूल के टोटल 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होता है याद रखिएगा, बाह्य, दल, पुंज। बाह्य, दल, पुंज। जो आप देखते हैं नीचे हरा रंग का होता है, क्या होता है, हरा रंग का होता है ना। 5-6 होते हैं इस प्रकार से नीचे जो लगा होता है गुलाब के फूल में। एक तो गुलाब का फूल ऊपर रहता है ऐसे, है ना, उसके नीचे जो रहता है इस प्रकार से रहता है, उसे हम लोग, आपको फिगर में से दिख रहा होगा, नीचे हरा रंग का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य, दल, पुंज कहते हैं। और प्रत्येक उनमें से 4-5 जो भी नीचे लगा हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य, दल, पुंज। पुंज का मतलब समूह होता है ना। जैसे नेवारी का समूह को हम लोग पुंज कहते हैं, यहाँ बाह्य, दल, पुंज ये कहलाता है। ठीक है, अब समझिए, प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, अंकुड़ी कहते हैं। प्रत्येक का, इसमें प्रत्येक, अगर एक आप हरा वाला निकाल लीजिएगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुड़ी कहते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, दल पुंज। क्या होता है, दल पुंज। क्या होता है, दल पुंज। आप जो गुलाब का फूल देख रहे हैं ना, गुलाब का फूल देख रहे हैं आप, जो एकक आप निकालते हैं, है ना, गुलाब का तोड़ने के बाद जो आप एकक पॉइंट जो निकाल देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, एकक को। और पूरे को क्या कहते हैं, जितने भी उसमें है लगे हुए उसको हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगीन होता है, याद रखिएगा, है ना। अब प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। तीसरा इसका पार्ट क्या होता है, पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग होता है, याद रखिएगा। ये कहलाता है आपका नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है। इसमें से प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। प्रत्येक को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, है ना। जिसके सबसे ऊपर में क्या लगा होता है, परागकोश, जिसमें क्या होता है, पराग कण होता है। क्या होता है, पराग कण। और तीसरा आपका क्या होता है, जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं, जयांग। ये आपका क्या होता है, मादा भाग होता है। आप याद रखिएगा, क्या होता है, मादा भाग होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। जैसे हम आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, मुझे तो फिगर बनाने उतना अच्छा से नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर भी हम आपको बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा आप, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये वाला हरा भाग, हरा भाग जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, है ना, बाह्य दल पुंज कहलाता है। और इसमें जो आपका इस प्रकार से पत्ते जो लगे होते हैं ना, रंगीन वाला भाग, है ना, रंगीन वाला भाग, ये आपका क्या कहलाता है, दल पुंज कहलाता है। और इस प्रकार से जो ऐसे निकला हुआ होता है ना, जिसके ऊपर में इस प्रकार से रहता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। और ये पुंकेसर का ये कौन सा भाग कहलाता है, तंतु फिलामेंट कहलाता है। ये ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कोश कहलाता है। याद रखिएगा, ये बीच वाला भाग, यहाँ बीच वाला भाग जिसपे फूल बैठा रहता है ना, फूल बैठा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासन। ये सरस्वती माँ जिसपे बैठती है पुष्पासन कहलाता है ना, जिसपे। ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला भाग आपका क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्री केसर कहलाता है। और इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला भाग आपका क्या कहलाता है ना, वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका
काग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है, वर्तिकाग्र कहलाता है। ये बीच वाला जो खड़ा वाला भाग है वो क्या कहलाता है? वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्तिका। और ये बीच वाला भाग आपका क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। और इसी अंडाशय के अंदर क्या रहता है ना? बीजांड रहता है, बीज रहता है। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीज होता है। तो आप याद रखिएगा, अंडाशय, यही अंडाशय किसमें जो फूला हुआ भाग रहता है ना, स्त्री केसर का जो फूला हुआ भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंडाशय। और वही आपका फल बनता है और बीजांड क्या बनता है? बीज बनता है। क्या बनता है? बीजांड बीज बनता है। और जब यहां से पराग कोश से परागकण निकल करके कहां पर पहुंचता है? आपका वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो वो कहलाता है क्या? परागन कहलाता है। क्या कहलाता है? परागन कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन है u/v, दूसरा है आपका u/v, तीसरा है u+v और चौथा आपका v/u। आंसर सही आपका क्या हो जाएगा? u/v हो जाएगा, है ना। अगर सेशन बाबू आपका अच्छा लग रहा है, आप तो क्या कर लीजिए? लाइक सभी लोग कर लीजिए, है ना। और अच्छा लग रहा है तो आप शेयर भी कर लीजिए, ताकि और सभी लोगों को फायदा हो जाए। इस प्रकार से अगर सभी क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते हैं, है ना, आप सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हमें तो नहीं लगता कि 100 क्वेश्चंस जाते जाते आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, है ना। सभी क्वेश्चंस आपसे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। अभी तो हम लोग 30 क्वेश्चन ही देखे हैं, है ना। चलिए, और करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें या लाइव आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आवर्धन समझते हैं। आवर्धन क्या होता है समझिएगा। आवर्धन, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब, है ना, की ऊंचाई और बटे बिंब, बिंब माने वस्तु, है ना, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब को h2 से और इसको h1 से। याद रखिएगा, h2/h1। अगर आपसे पूछ दे दर्पण में, ध्यान दीजिएगा, दर्पण में तो m बराबर h2/h1 तो होगा माइनस v/u होगा। दर्पण की बात करें बराबर 1 - v/f। आप फॉर्मूला याद रखेगा। जहां v क्या है बाबू? v क्या है? तो v होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है? तो आप याद रखिए, वस्तु या बिंब की दूरी, वस्तु या बिंब की दूरी। और f आपका क्या होता है? फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। लेकिन अगर यही बात अगर आपसे कह दे लेंस में, कह दे लेंस में कह दे, तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। क्या होता है? v/u। यही आपका क्वेश्चन पूछा था ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा बात मैं कर देता हूं। अगर आपसे पूछ दे समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन आपसे पूछ दे, तो आप याद रखिएगा क्या होता है? धनात्मक होता है और 1 होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है और 1 होता है। अगर आपसे पूछ दे अवतल दर्पण के, पूछ दे अवतल दर्पण क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है? ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है। ध्यान दीजिएगा, जब धनात्मक होता है, जब धनात्मक होता है तो 1 से बड़ा होता है। लेकिन जब ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, तो याद रखिएगा, है ना, -1 भी होता है ना। और माइनस में, है ना, माइनस में क्या होता है? माइनस में बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। माइनस में 1 से बड़ा भी होता है और माइनस में 1 से छोटा भी होता है। माइनस में बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं, यही उत्तल की बात करूं, उत्तल दर्पण की बात करूं, तो इसका आवर्धन क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और क्या होता है? 1 से छोटा होता है। क्या होता है? 1 से छोटा होता है। जो क्रिया उत्तल दर्पण में होगा, याद रखिएगा, वही क्रिया आपका अवतल लेंस में होगा। क्या होगा? अवतल लेंस में होगा। उत्तल दर्पण बराबर अवतल लेंस, जितना भी फीचर रहेगा ध्यान दीजिएगा। और जो अवतल दर्पण में होगा वही किस में हो जाएगा? उत्तल लेंस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? उत्तल लेंस में हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर के मिलेंगे, पूरे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।